अच्छा, ये क्या अमृत पिला रहे हो क्या? गर्विशा गुड नून, वॉइस आ रही है ना? चुप रहो सारे। हाँ, तुम लोग छोटे बच्चे हो क्या? चलो रेडी है सब? चलो, कल हमने ऑडिट की डेफिनेशन लिखी थी एक। क्या होती है ऑडिट? क्या है? सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। चिल्लाना नहीं है। सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अच्छा, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की भी हो सकती है और अदरवाइज मतलब नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कॉस्टिंग एस्पेक्ट और अलग अलग एस्पेक्ट की भी हो सकती है। ठीक है, हमने ये भी बात कर ली थी कि कौन कौन कर सकता है। फाइनेंशियल की है तो कौन करेगा? फाइनेंशियल की है तो सीए करेगा। पीसीए, बिल्कुल। प्रैक्टिसिंग सीए। अच्छा, कॉस्ट की है तो कौन करेगा? हाँ। और इसकी लॉ की है तो कौन करेगा? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट करने का? ताकि आप क्या दे सको? अपना ओपिनियन दे सको किसके ऊपर? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने तुम्हें दो होमवर्क दिए थे। क्या दिए थे? सबसे पहले तो ये बताना था कि कंपनी में कंपलसरी क्यों है और सोल प्रोप्राइटरशिप इन सब में कंपलसरी क्यों नहीं है। और एक क्वेश्चन ये था कि हम इसको ओपिनियन क्यों बोल रहे हैं, फैक्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं। वाई ओपिनियन एंड वाई नॉट फैक्ट। अच्छा, चलें, फिर बता रहा है क्या? क्या? अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा। हम्म। हाँ, ठीक है। देखो, हाँ। हम्म। ठीक है, करेक्ट है। चलो। हाँ, बिल्कुल। देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें कंपनी की, तो कंपनी का हम सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक एक तो ये पढ़ते हैं कि कंपनी क्या होती है हमारी? सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, हम एक और फीचर पढ़ते हैं, सेपरेट मैनेजमेंट। क्या पढ़ते हैं हम लोग? सेपरेट मैनेजमेंट। इसमें क्या आता है? नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये क्या एक्सप्रेशन था? क्या आता है इसमें? क्या? कि ये क्या ही पढ़ लिया, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं लाइफ में। अच्छा, तो सेपरेट मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर्स अलग होंगे और कंपनी के शेयर होल्डर्स या हम कह सकते हैं मेंबर्स अलग होंगे। यही मतलब होता है इसका। ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसा होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो 24/7 कंपनी में चढ़ के बैठे रहते हैं। अगर वो बैठे बैठे ही रहते तो डायरेक्टर्स को वो रखते क्या? अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता तो क्या डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता? नहीं होता। ठीक है, तो अब वो 24/7 कंपनी के ऊपर नजर नहीं रख सकते हैं। तो वो यहाँ पे आपको पता है कि अब आपको कोई देख नहीं रहा है, तो क्या आप उल्टे काम करोगे नहीं करोगे? मान लो आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हो, या छोड़ो, चलो अपना घर है ये, घर में मान लो दो लोग रहते हैं।
हाँ, दो ही रहते हैं, ए और बी। ए हस्बैंड है और बी उसकी वाइफ है, ठीक है। अब ये दोनों ही मान लो वर्किंग है, दोनों ही काम पे जाते हैं। अब यहाँ पे घर संभालने के लिए इन्होंने एक मेड रखी है, सुनो तो सही, मेड रखी है ना। अब जो मेड रखी है इन्होंने, ये मेड मतलब ये लोग निकल जाते हैं मान लो 9 बजे, तो फिक्स 9 बजे ये मेड आ जाती है और उसका टाइम है रात के मतलब 9 AM से 9 PM तक ये मेड यहाँ पे रहेगी। क्या हो गया? अरे ऐसे हायर करा है, ठीक है, थोड़ी अच्छी सैलरी दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये लोग घर से बाहर रहते हैं, तो ठीक है घर का ध्यान रखेगी। और ऐसे करके मान लो बच्चा भी है इनका, तो उसका ध्यान रखेगी, ठीक है, नैनी भी बनेगी। तो अब ऐसे करके ये मेड रहती है। अब यहाँ पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो घर से बाहर चले जाते हैं, क्या ये 24/7 घर पे देखते रहेंगे क्या? ठीक है, आजकल तो कैमरा लगा के देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी मान लो अगर किसी दिन कैमरा खराब हो गया, तो आपको क्या लगता है कि ये मेड क्या करेगी? चोरी करेगी। चलो चोरी तो एकदम एक्सट्रीम चीज हो गई, उसके अलावा काम चोरी करेगी। हाँ एग्जैक्टली exactly. चोरी तो कर ही सकती है, पर उससे पहले वो काम चोरी करेगी। हाँ, तुमने वो मूवी देखी कियन का? हाँ, तो वो ऐसे ही था, वो और उसकी मम्मी रहते थे और वो काम वाली लगा रखी थी। अब उसकी नई नई शादी हुई, तो उनको तो पता ही नहीं था मेड को कि अच्छा अब तो उसका पति भी रहता है इस घर में। वो मस्त आके क्या उसने झाड़ू लगाई थी क्या? पसर गई थी। तो अब यहाँ पे सिचुएशन में मेड क्या वो काम करेगी? नहीं करेगी, ठीक है, पलंग तोड़ रही है, सब कर रही है, मतलब अरे आराम फरमा रही है, हद हो गई तुम लोगों की। ये एक ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो ऐसे करके वो काम वगैरह नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में वो ऐसा काम क्यों कर रही है? अगर वो जो उसकी मतलब यहाँ पे मालकिन है वो बैठी रहती है उसको देखने के लिए, तब क्या वो ये काम कर पाती? नहीं। लेकिन उसको पता है ना कि भी मुझे कोई देख रहा नहीं है। कब सुबह जाती है वो 9 बजे, कब आती है रात को 9 बजे। तो रात को 9 बजे आएगी, उससे 1 घंटा पहले ठीक है ऊपर ऊपर सब कुछ सफाई वगैरह कर दी, और फिर क्या बोलेगी सब कुछ ठीक है और चली जाएगी। इसका मतलब जब वो आने वाली है तब वो ढंग से बैठ के काम वाम कर लेगी, लेकिन जिस ड्यूरेशन में वो अवेलेबल नहीं है तब वो सही काम करेगी या उल्टे काम करेगी? उल्टे काम करेगी, काम चोरी करेगी वहां पे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि चोरी भी कर ले, तो वो दोनों बातें पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बिल्कुल। आप ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लगाओ, क्या शेयर होल्डर्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं? नहीं। वो कब आते हैं कंपनी में? एजीएम में आएंगे, या कब आएंगे अगर कभी बीच में मीटिंग कॉल हो गई ईजीएम तो उसमें आएंगे, ठीक है। और ईजीएम तो वैसे भी कंपलसरी होती है क्या? नहीं होती है, तो वो कब आएंगे? ईजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। अब एनुअल जनरल मीटिंग में वो आ रहे हैं, पूरे साल काम कौन कर रहे हैं? पूरे साल काम कर रहे हैं डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स जो है वो अगेन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे। अब आपको क्या लगता है कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स कॉमर्स के होते हैं? कहाँ के होते हैं? क्या शेयर होल्डर के लिए कोई क्वालिफिकेशन है कि आप 12th पास होने चाहिए हो, कॉमर्स से ही पास होने चाहिए हो, या सीए होने चाहिए हो? शेयर होल्डर तो कोई भी अनपढ़ आदमी बन सकता है, नहीं बन सकता, कोई भी पर्सन बन सकता है। तो अब शेयर होल्डर आए, शेयर होल्डर के सामने हमने एजीएम में क्या प्रेजेंट करे? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करें। क्या शेयर होल्डर को समझ में आएगा कि इसमें कुछ गलती है या सब कुछ सही है? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करे, ठीक है, उसमें असेट और क्या शो हो रहे होंगे? लाइबिलिटी। अगर शो हो रहे हैं 10 करोड़ के असेट्स हैं, तो आपको तो क्या लगेगा? ठीक है, पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है, हमें दिख रहा है कितने के असेट हैं, 10 करोड़ के। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शो हो रहा है मान लो 5 करोड़ का, तो हम क्या मान लेंगे कितने का प्रॉफिट है? क्या हम इतना दिमाग लगा सकते हैं कि ये सही है या गलत है? पॉसिबल है क्या? तो ऐसे अगर काम चला तो डायरेक्टर्स के लिए तो कितना इजी हो गया ना। पहली बात तो ये प्रेजेंट रहते नहीं है, और जब ये आते हैं तो इनको अक्ल वैसे ही नहीं है, तो हम इनको कुछ भी बोलेंगे तो हमारी बात मान जाएंगे ना? मान जाएंगे। तो क्या शेयर होल्डर्स को इतना बेवकूफ होना चाहिए क्या? क्या ये सही है? खुद का पैसा आपने कहीं पर लगाया और इतनी ज्यादा आपने लीनियंसी या नेग्लिजेंस लगा दी, तो क्या यहाँ पे आपका पैसा सेफ रहेगा? या वो फ्रॉड ही करेंगे? फ्रॉड ही करेंगे। इसीलिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? एक इंडिपेंडेंट पर्सन को। अगर एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिसके पास में क्या हो? नॉलेज हो और क्या हो? एक्सपीरियंस हो, वो अगर चेक करके उनको बताए, तब क्या ये चीज सही है या नहीं है? तो इसीलिए कंपनी में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स। तो कंपनी में शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। और ऑडिटर हमने कल ही पढ़ा कौन होता है? एक इंडिपेंडेंट होता है, नहीं होता?
ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन, अब इंडिपेंडेंट है तभी तो वो आपको सही बताएगा। मान लो ऑडिटर डायरेक्टर का भाई होता, तो वो किसकी साइड लेता, शेयर होल्डर की या वो डायरेक्टर की? डायरेक्टर की। तभी हमने क्या बोला, ऑडिटर कैसा होना चाहिए, एकदम इंडिपेंडेंट पर्सन। तो अब अगर एक इंडिपेंडेंट पर्सन और ऑल्सो उसके पास में क्या है, नॉलेज एज वेल एज एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस, तो अब अगर ये शेयर होल्डर्स को कुछ बोलेगा तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो वो मानेंगे, क्योंकि इसके पास नॉलेज भी है और ये बंदा कैसा है। और डायरेक्टर्स को भी ऐसा रहेगा क्या कि अच्छा अगर हमने कोई कांड किया तो कोई इंडिपेंडेंट पर्सन बैठा है जो आके चेकिंग करेगा, और हमारी कोई भी अगर ऐसा फ्रॉड या एरर निकला तो शेयर होल्डर को जाके क्या करेगा, रिपोर्ट। अच्छा शेयर होल्डर्स फिर क्या कर सकते हैं, कोई फ्रॉड निकला या कोई एरर निकला ऑन द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर क्या डायरेक्टर्स को कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं है, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कंपनी से भी निकालेंगे और आपके ऊपर केस भी होगा, फिर तुम सड़ना जेल में। याद है अपन कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं सेक्शन 447, किसका सेक्शन है ये, फ्रॉड का सेक्शन है, तो इसमें भी जाओगे आप, ठीक है। तो ऐसा है कि यहाँ पे डायरेक्टर्स को भी क्या रहेगा एक, कि अच्छा कोई हमें आके चेक करेगा, तो इस सिचुएशन में वो लोग भी क्या करेंगे। अच्छा इसका मतलब ये वो फ्रॉड करेंगे ही नहीं, क्या ऐसा है ऑडिट होगी तो फ्रॉड होगा ही नहीं? चांसेस तो तभी भी हैं, पर चांसेस कम है ना। क्या कह रहे हो, साथ में मिला लेंगे? ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो मिल जाते हैं। तुमने सत्यम का नाम सुना है, सत्यम कंप्यूटर्स? नहीं, सत्यम कंप्यूटर्स में स्कैम हुआ था। पीडब्ल्यूसी का नाम सुना है, बिग फोर? हाँ बहुत बैंक्स में होता रहता है। तो बिग फोर है एक, पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी सत्यम की ऑडिटर थी जिस टाइम पे फ्रॉड हुआ ना। तो अब एक बात बताओ, जब ऑडिटर भी प्रेजेंट है तभी भी फ्रॉड कैसे हो रहा है? ऑडिटर मिला हुआ था, ऑडिट फॉर्म मिली हुई थी, जितनी मार्केट रेट थी ना ऑडिट फीस की, वो उसे डबल पे कर रहे थे, उसको डबल। अब किसी को अगर आपकी फीस का डबल पैसा मिल रहा है तो मुंह बंद रखोगे नहीं रखोगे? नहीं रखोगे? मतलब फ्रॉड बताओगे या छुपाओगे? बताएंगे। अच्छे लोग होंगे तो बताएंगे, अच्छे लोग होंगे तो बताएंगे ना, लेकिन वही है ना कि अब आपको डबल फीस मिल रही है तो हर कोई 90% लोग लालची हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तुम अच्छे आदमी हो, अच्छी औरत हो, हाँ ठीक है। तो ऐसे करके ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम फ्रॉड की रिस्क को एकदम एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? नहीं, पर हम मिटिगेट तो कर सकते हैं, रिड्यूस तो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रीजन समझ में आ गया कि सेपरेट मैनेजमेंट होने की वजह से क्यों जरूरत पड़ती है ऑडिट की। तो अब एक बात बताओ, शेयर होल्डर्स पब्लिक है, शेयर होल्डर्स का इतना पैसा लगा हुआ है किसी कंपनी में, तो क्या हमें उनको सिक्योर करना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। और कंपनीज एक्ट किसके फेवर में काम करता है, पब्लिक के लिए या डायरेक्टर्स के लिए? पब्लिक। कंपनीज एक्ट का हर प्रोविजन किसके फेवर में है, पब्लिक। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला कि चाहे कोई सी भी कंपनी हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट वहां पे क्या होगी, स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी होगी, क्योंकि ये इम्प्लाइड सी बात है, ये हम कह सकते हैं ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर कोई चीज आपकी नहीं है और आपको पता है कि सामने वाला बंदा आपको नहीं देख रहा है, तो आप मिसयूज करते ही हो, आपको मौका मिलेगा कहीं ना कहीं। हाँ एक्सेप्शन है तो, बाकी लेकिन हम मिसयूज कर ही लेते हैं। इसीलिए क्या बोल दिया यहाँ पे, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी में सेपरेट मैनेजमेंट, इसकी वजह से ऑडिट को क्या किया, कंपलसरी किया। क्या है बात समझ में आई? अब जो डायरेक्टर्स है वो कैसे कैसे फ्रॉड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की असेट, आपने बैलेंस शीट में जो असेट है ना, कितने के शो कर रखे हैं, 10 करोड़ का शो कर रखा है। कितना शो कर रहा है असेट को, 10 करोड़ का। मान लो आपके एक्चुअल असेट तो 3 करोड़ के हैं, एक्चुअल कितने के हैं, 3 के, पर आपने प्रोजेक्ट कितना का रखा है, 10, बढ़ा दिया। क्या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ने असेट को ओवर वैल्यू किया या अंडर वैल्यू किया, ओवर वैल्यू किया। अब जो भी बंदा आके बैलेंस शीट चेक करेगा उसको तो क्या दिखाई देगा, वहां पे असेट कितने कंपनी के पास, 10 करोड़ के। जो भी पर्सन उठाएगा बैलेंस शीट उसको 10 CR के असेट दिख रहे हैं। डायरेक्टर्स का क्या बेनिफिट हुआ इसमें? देखो हमें चीज पता है ना कि अगर डायरेक्टर अच्छा काम नहीं करेंगे, कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, तो उनका रिमूवल किया जा सकता है। पढ़कर आए हमें कंसेप्ट, तो उनको डर है ना अपनी जॉब का कि यार हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्टर्स ने क्या सोचा कि यार असेट कितने के एक्चुअली,
3 के, पर आप उसको बैलेंस शीट में शो कितना कर दो, 10 CR। अब जो भी लोग आपकी बैलेंस शीट देखेंगे, आपको कंपनी कैसे लग रही है, इन्वेस्टर्स को कंपनी कैसे लग रही है, अच्छी या बेकार, अच्छी लग रही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि असेट 10 CR के मतलब कंपनी तो काफी अच्छी है। अब आप क्या चाहोगे, इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना, आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे मतलब शेयर्स की डिमांड हाई या लो होगी, शेयर्स की डिमांड क्या होगी, हाई। और प्राइस क्या होगा, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आता है, प्राइस भी बढ़ जाती है। इसका मतलब मान लो पहले शेयर की प्राइस कितनी थी, 100 रुपए की थी, आपने असेट को सही दिखाया, मैनिपुलेट करा, मैनिपुलेट करके आपने शेयर की प्राइस को 100 से मान लो 200 करवा दिया। क्या चीज सही है, क्या चीज सही है। इस पर्पस को रोकने के लिए, ताकि ऐसे फ्रॉड्स नहीं करे डायरेक्टर्स, इसके लिए क्या होती है, ऑडिट। अब सीए आएगा तो वो तो पूछेगा ना कि आपने 10 करोड़ के एसेट शो कर रखे कहाँ हैं, दिखाई तो दे रहे हैं। क्या शेयर होल्डर तक पूछने जाएंगे, क्या आपने शेयर होल्डर को क्या बोल दिया, क्या तमिलनाडु में ना एक हमारी जमीन है तो है, खरीदी है अपन ने अभी, और फेक बना दिए पेपर्स। शेयर होल्डर्स इतना ध्यान नहीं देंगे, मान लिया, पर ऑडिटर तो पागल नहीं है ना, अगर उसको शक है ना तो वो इवन जाकर देख के आते हैं। तुमने सुना होगा सीए साइट पे जाते हैं विजिट करने, ठीक है, तो वो वहां पे जाके, अच्छा पैसे कौन देगा वो जाके आने के, कंपनी देगी। हाँ, खुद की जेब से नहीं देता वो, रिएम्बर्समेंट कौन करेगी, कंपनी। तो रहने खाने स्टे सब कुछ कंपनी की तरफ से आता है। पर शेयर होल्डर जाएंगे क्या इतना चेक करने के लिए, हाँ में हाँ मिला देंगे, ठीक है हो गया। तो इस सारे पर्पस के लिए क्या चाहिए, ऑडिट चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो हमने असेट को क्या किया था, ओवर वैल्यू। क्या हम उल्टा भी कर सकते हैं, अंडर वैल्यू कर सकते हैं। मान लो इनकम है आपकी 50 करोड़ की, कितनी है इनकम, एक्चुअल इनकम 50 करोड़ की, अभी इन्होंने कम करके शो कर दी 5 करोड़ की, कितनी शो कर दी, 5 करोड़ की। क्या बचेगा इस पे, टैक्स इवेजन। क्या कर रहे हैं ये, टैक्स इवेजन, ये सही है क्या। अब जो कंपनीज होती है ना जिनको कोई मतलब नहीं है बाहर वालों से, कि ये आए मत आए, हमें तो अपना टैक्स बचाना है, तो वो इस तरीके से क्या करेंगे, अपना इनकम को कम शो कर देंगे। क्या ये भी सही है क्या, ये भी तो आप इनकम को अंडर वैल्यू कर रहे हो। तो ये दोनों ही तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो क्या यहाँ पे हमें इसको बढ़ाना है या रोकना है। अच्छा, क्या अगर ओनर खुद होता तो इतने एक्सट्रीम लेवल पे काम करता, पर ये काम कौन कर पा रहे हैं, डायरेक्टर्स, क्योंकि उनको पता है कि हमें कौन चेक करने के लिए नहीं आएंगे बार बार, शेयर होल्डर्स। तो एंडिंग में आते आते, जैसे वो अपने सत्यम की बात की ना, तो उसने ये सब प्लानिंग कर रखी थी कि मैं इतने साल तक फ्रॉड करूंगा, इतना मेरे पास पैसा आएगा ना, फिर जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है ना, मैं उसको वापस कंपनी में लगा के कंपनी को ठीक कर लूंगा। मतलब उसने भी ये सारे काम किए थे। क्या काम किए थे, जैसे ओवर वैल्यू दिखा रखा था, असेट अगर 3 के हैं तो उसने तो 3 के 300 कर रखे थे। 30 है ना, अगर 30 का 300, 30 है ना अगर, तो कितना शो कर रखा है उसको, 300 इतना। और उसने क्या प्लानिंग करी थी कि कुछ टाइम के बाद में मैं ऐसे पैसे कमा कमा के इसको ठीक कर दूंगा, मतलब एक्चुअली मैं इतने असेट खरीद के ले आऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम आ गई थी, उस टाइम पे मेट्रो बनने का काम हो रहा था, मेट्रो बनी ही नहीं, उसके पहले वो पकड़ा गया बेचारा, है ना, बहुत दुख हुआ। अब उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं, पकड़ा गया, फिर जेल वेल गया। तो उसकी ये प्लानिंग थी कि मैं ठीक कर लूंगा। तो वैसे डायरेक्टर सोच सकते हैं ना कि शेयर होल्डर्स आएंगे उससे पहले हम ठीक कर लेंगे, तब तक तो आप करते रहो फ्रॉड, क्या दिक्कत है। तो इसीलिए कौन आएगा, ऑडिटर, और वो ये सारी चीजें क्या करेगा, पकड़ेगा। क्या बात समझ में आई। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है, कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी क्यों होती है। अब आओ क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या है, ओपिनियन। कोई सोच के आया क्या इसके बारे में। अब ये मत बोलना कि वो बोल रहा है अपने मुंह से इसीलिए ओपिनियन है। हाँ, ऑडिटर का। नहीं, मैंने ये बोला फैक्ट क्यों नहीं है, वो ओपिनियन क्यों है। नहीं, वो तो ठीक बात है। अच्छा, अगर ऑडिटर ने ये चीज बोल दी कि कंपनी में फ्रॉड नहीं है। हाँ बोलो। अच्छा, तो उसने आज कुछ और बोला, कल कुछ और बोल देगा ऐसा। अच्छा,
अगर ऑडिटर ने बोला कि कंपनी में फ्रॉड नहीं है, मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जीरो फ्रॉड। अच्छा, अपने ऊपर नहीं ले रहा गलती। चलो इसको थोड़ा सा सोचो, कुछ टॉपिक लिखते हैं फिर बात करेंगे। कल हमने कहाँ तक लिखा है? डेफिनेशन कंप्लीट है ना? अच्छा, कल हमने डेफिनेशन लिखी थी किसकी? आईसीएआई की, है ना? जो आईसीएआई ने डेफिनेशन दी है किसकी? ऑडिट की। अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एज पर एसए। एसए क्या होता है? अच्छा, एक तुम लोग पढ़ते हो अकाउंट्स में एएस। एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमें पढ़ने हैं ऐसे, ऐसे होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब तुम्हें पढ़ने मतलब ऐसे सारे एक एक करके पढ़ने नहीं है, नाम नाम देखना है। ये सब सीए को पढ़ने होते हैं, तुम्हें नहीं पढ़ना, ठीक है? तो तुम्हें ओनली नाम नाम गिवन है एक चैप्टर में, लेकिन जहां पर भी ऐसे टर्म आ रहा है, ऐसे क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसका मतलब अगर एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसको क्या मानने होंगे? वो ऑडिट करते टाइम स्टैंडर्ड मानने होंगे। मतलब ये कंपलसरी है, आपको ऑडिट के ड्यूरेशन में ये स्टैंडर्ड मानने ही पड़ेंगे, ठीक है? तब इन्होंने भी क्या दी है? ऑडिट की डेफिनेशन दी है। लिखो, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एज पर एसए 200। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एज पर एसए 200। अब जैसे हम लोग लॉ में सेक्शंस पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या आएंगे? ऐसे के नंबर आएंगे। अब जिसको याद होते हैं अच्छी बात है, जितने हो जाए उतने कर लेना, ठीक है? तो एज पर ऐसे 200। अच्छा, ऐसे 200 की हेडिंग है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। इसमें लिखो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial statements, independent examination of financial statements of an entity, of an entity, whether profit oriented or not, whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form, irrespective of its size and legal form, with a view to express opinion thereon, with a view to express opinion thereon. With a view to express opinion thereon. Form कि एम लिख लिया? चलो देखो क्या लिखा आपने। अच्छा, डेफिनेशन क्या अलग हो जाएगी या वही रहेगी, बस लैंग्वेज चेंज है? मीनिंग तो ऑडिट का सेम ही रहेगा ना। देखो क्या बोला अल्टीमेटली, किसके अकॉर्डिंग? पहले तो ऐसे नंबर क्या है?
200, उसकी हेडिंग क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। क्या बोला यहाँ पे? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। कल भी क्या ये वर्ड आया था क्या? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका कर रहे हो आप? अच्छा अब देखो यहाँ पे इसने ओनली क्या बताया है? फाइनेंशियल। हमने कल क्या बात पढ़ी थी कि आप सबका कर सकते हो, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल। क्योंकि जो ऐसे है ना वो किसके लिए है? सीए के लिए है, ठीक है। बाकी दोनों के लिए अलग एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो ऐसे हैं किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सीए। और सीए कौन से ऑडिट करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इसीलिए यहाँ पे इसने क्या लिखा है? फाइनेंशियल ऑफ एन एंटिटी। अब इसने क्या लिखा है? चाहे एंटिटी कौन सी है, प्रॉफिट वाली है, चाहे कौन सी है, नॉन प्रॉफिट वाली है। ऑडिट दोनों की हो सकती है ना, प्रॉफिट वाले की भी और नॉन प्रॉफिट वाले की भी। फिर लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। इसका मतलब चाहे कंपनी स्मॉल कंपनी हो, लार्ज कंपनी हो, कैसी भी हो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो साइज कितनी भी हो कंपलसरी है या नहीं है? कंपलसरी है। लीगल फॉर्म, चाहे कंपनी हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, सब में क्या ऐसा आप बोल सकते हो कि ऑडिट चाहिए ही नहीं? करना नहीं करना मैंडेटरी है या नहीं है वो अलग बात है, पर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि करवा कौन कौन सकता है? क्या सब करवा सकते हैं? क्या ऐसा है प्रोप्राइटरशिप है, अकेला बंदा है तो आप बोलोगे जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल करवाना ही मत, हिम्मत ही मत करना, ऐसा आप बोल सकते हो क्या? नहीं। तो इसीलिए क्या बोला? साइज से भी कोई मतलब नहीं है और लीगल फॉर्म से भी कोई मतलब नहीं है, आप करवा सकते हो। और अल्टीमेटली हम क्या प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर? अपना ओपिनियन। और ओपिनियन में हम क्या बताते हैं? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू और फेयर व्यू ऑफ द कंपनी या एंटिटी और नॉट। अल्टीमेटली क्या यहाँ तक क्लियर है? आप देख रहे हो यहाँ पर भी वर्ड क्या आया है? ओपिनियन। पहले में भी वर्ड क्या आया था? ओपिनियन। अब बात कर ले ओपिनियन क्यों बोला। पहले तो एक चीज बताओ, यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन था, अगर ऑडिट हो चुकी है तो क्या आप ये बोलोगे कि अब बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है कंपनी में, या बिल्कुल भी एरर नहीं है? अच्छा पहले तो बताओ डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर मतलब अनइंटेंशनल, गलती हो गई, ठीक है। फ्रॉड इंटेंशनल है, जानबूझ के किया गया, ठीक है। तो दोनों ही हो सकता है ना कंपनी में, एरर भी हो सकता है और फ्रॉड भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? क्या कोई एरर या फ्रॉड नहीं होगा आफ्टर ऑडिट, या हो सकता है? अब सुनो, अच्छा ऑडिट जो है वो कितने टाइम पीरियड की होती है? हम ऑडिट में क्या चेक करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने सालों के? 1 साल के चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर मान लो 22-23 है, कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 22 को। कब एंड होगा? 31 मार्च 23 को। इसकी ऑडिट कब होगी? 23 से पहले हो जाएगी, बाद में होगी, 24 में होगी, कब होगी? अल्टीमेटली मार्च के बाद ही होगी क्या? क्योंकि मार्च तक तो ईयर एंड हुआ। अभी क्या प्रिपेयर होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगे, और उसके बाद ही क्या परफॉर्म होगी? ऑडिट। अब मुझे बताओ वो ऑडिट करने के लिए आपको कितने साल मिलेंगे, या कितने महीने मिलेंगे? दिसंबर तक, 6 मंथ्स। क्या ये क्वेश्चन बताओ, क्या आपको 1 साल की ऑडिट करने के लिए 1 साल मिलता है क्या? पॉसिबल है? कितना मिलेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हद मार के। इससे एक्सीडिंग तो मिलेगा क्या? एजीएम में हमें अकाउंट प्रेजेंट करने होते हैं, उससे पहले तो ऑडिट आपको खत्म करवानी रहती है। तो अब क्या हम बोल सकते हैं कि आपको पूरे साल की ऑडिट करनी है, उसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? सिर्फ 1, 2 या 3 महीने, इतना ही मिल रहा है। क्या आप पूरी 100% एग्जामिनेशन कर सकते हो क्या? 100% चेकिंग पॉसिबल है। तो कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम देते हैं जून में और फिर अगला देते हैं दिसंबर में, होते हैं ऐसे। मतलब जून में दिया मान लो, फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया, और अगला कब दे रहा है? सेकेंड ग्रुप दिसंबर में। क्या वो कभी पूरा पढ़ के जा पाते हैं? या अगर आपका इतना सा ही गैप होता है, या जैसे जो लोग सी और सीएस दोनों साथ साथ कर रहे होते हैं, तो फिर क्या वो पढ़ के जाते हैं क्या पूरा, कि आपने पूरा 1 साल दिया? फिर नहीं, वो 1 महीने की ड्यूरेशन में चलाते हैं मैराथन, बैठते पूरा 10-11 घंटे फोन के सामने। 12? एक्सपीरियंस है क्या? अच्छा। हाँ तो फिर वो ये देखते हैं, वो मैराथन देख के ही जाते हैं। अभी भी अपने कुछ हैं जो सिर्फ मैराथन देख के ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप पूरा एक एक चीज पढ़ पाओ? नहीं। हम क्या करते हैं फिर?
इंपॉर्टेंट ढूंढते हैं और इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते हैं। सिमिलरली वैसे ही क्या ये ऑडिटर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि वो एक एक चीज को पूरा चेक कर पाए? अगर ये कंपनी के एक साल में 1 लाख ट्रांजैक्शन है तो क्या वो ऑडिट में पूरे के पूरे 1 लाख चेक करेगा? वो पूरे 1 लाख चेक नहीं करेगा, वो सैम्पलिंग करेगा। सैम्पलिंग क्या प्रोसेस क्या होगा कि वो पूरे 1 लाख में से कुछ ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करेगा और सिलेक्ट करके वो ही चेक करेगा। क्यों? क्योंकि टाइम की कमी है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग। तो अब अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हो, जो लोग मैराथन देख के जा रहे हैं, क्या उनके चांसेस है कि वो पास होंगे ही होंगे? क्या चांसेस है कि रैंक आ जाएगी? नहीं, आ भी सकती है, आ भी सकती है, लेकिन कम चांसेस है ना। एक जो पूरा पढ़ा है ढंग से और एक जो मैराथन से पढ़ के गया है, आ जाती है लोगों की, बट चांसेस कम है। तो सिमिलरली वैसे ही जब आप सैम्पलिंग करोगे तो क्या ये चांसेस नहीं है कि कुछ कुछ आपसे चीजें रह भी गई हो? मतलब कुछ कुछ फ्रॉड रह भी गए और कुछ कुछ एरर्स रह भी गए हो। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑडिट के बाद में ये श्योरिटी मिल जाती है कि सारे एरर्स मिल गए या सारे फ्रॉड मिल गए, या कुछ कुछ रह भी सकते हैं? कुछ कुछ रह भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि ऑडिट करने के बाद भी 100% श्योरिटी कभी नहीं आएगी कि सब कुछ ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात, ऑडिटर भगवान है? लगने से कुछ नहीं। क्या ऑडिटर भगवान है क्या कि उसने बोल दिया मतलब वो चीज होगी ही होगी? अच्छा, हम बचपन में पढ़ते हैं कि सन इज अ स्टार। सन अपना सन सूरज, सन इज अ स्टार या सन इज अ प्लैनेट? स्टार है प्लैनेट है? हाँ, तो अब ये सन इज अ स्टार क्या है, फैक्ट है ओपिनियन है? ये क्या है? एक फैक्ट है। तो अब ऑडिटर ने कुछ बोल दिया कि कंपनी अच्छी है या कंपनी बुरी है, तो वो फैक्ट बन गया। वो क्या है, वो क्या बोल रहा है कि मैंने जितनी चेकिंग करी है उस चेकिंग के बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि कंपनी अच्छी है या कंपनी बुरी है। मतलब मैं मेरी चेकिंग के बेसिस पे क्या बोल सकता हूँ कि कंपनी अच्छी है या कंपनी बुरी है। तो ये स्टेटमेंट फैक्ट में आएगा या ओपिनियन में आएगा? ओपिनियन। यानी वो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग चेकिंग कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या लग रहा है कि कंपनी में सब कुछ ठीक है या प्रॉब्लम्स हैं या कुछ है। और अगेन वो क्या कर रहा है? सैम्पलिंग। कुछ कुछ बातें रह गई क्योंकि इससे वो पहले क्या बोल देता है कि मैं मेरी चेकिंग के बेसिस पे और सैम्पलिंग के बेसिस पे क्या बोल रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसको हम फैक्ट बोलेंगे या ओपिनियन बोलेंगे? ओपिनियन बोलेंगे। क्या बात क्लियर है सबको? सब जाग रहे हैं क्या? क्या हो गया भाई? कितनी क्लासेस हो रही तुम्हारी अभी? 6 की, 6 की। अरे अभी आज कितनी थी? तुमसे 4 भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अब एक बात बताओ, सेकंड ग्रुप तो ये टाइम पे होगा ना? अगर क्लासेस बढ़ भी जाएंगी तो वो तो सुबह लगेंगी। अब यहाँ तो तुम फिर सुबह आना, 4 से आ जाओ 12 तक। अच्छा, अब बनाओ नेक्स्ट हेडिंग, फीचर्स। फीचर्स ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फीचर्स ऑफ ऑडिट। अब फीचर्स कोई नया नहीं है, डेफिनेशन से ही आए हैं, ठीक है? लिखो। फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट लिखो, इवैल्यूएशन ऑफ, इवैल्यूएशन ऑफ रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, एडिक्वेसी। रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल और अदरवाइज। फाइनेंशियल और अदरवाइज। सेकेंड, there should be there should be
क्राइटेरिया फॉर क्राइटेरिया और करके लिखो स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स फॉर evaluation. Next, form opinion on the information whether it presents true and fair view. Whether it presents true and fair view. Next, independent examination. Independent examination. Last है, auditor should be competent, qualified, independent. कहाँ पे? Form. Form. Done. हो गया? देखो, अच्छा सारे पॉइंट सेम ही लग रहे हैं क्या डेफिनेशन वाले? सेम ही है सारे. देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है इसने फीचर्स का, कि आप जब चेकिंग करोगे तो उसमें क्या बोला, क्या क्या बातें आप चेक करो? तीन चीजें, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी और एडिक्वेसी. इन तीनों वर्ड का क्या मीनिंग होता है? रेलेवेंस मतलब क्या? काम के, इंपॉर्टेंट. रेलेवेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट. रिलायबल, ट्रस्टवर्दी. रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी. एडिक्वेट, सफिशिएंट. तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे सबसे पहले, कि जो भी आपने तुमने, अच्छा बचपन में अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन अकाउंटिंग की, वहां पे आती है ना कि जो भी हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी आलतू फालतू की बातें आपको ऐड करनी है क्या वहाँ पे? नहीं. मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी ऐड करनी है. तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या कंपनी ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन स्किप तो नहीं कर दी है जो बताना क्या थी, रेलेवेंट थी, इंपॉर्टेंट थी. तो ये वो चेक करेगा कि क्या सारी की सारी रेलेवेंट दैट इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हुई है अकाउंट्स में या फिर इंक्लूड नहीं हुई है. पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रिलायबल. जैसे अभी अपन ने बात की कि आपने अगर असेट लिखा है 10 करोड़ का, तो सामने वाले पर्सन तो क्या ही मानने वाला है 10 करोड़ का है, पर आपके थे कितने एक्चुअली? 3 के थे ना. तो यहाँ पे क्या ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है? नहीं. तो यहाँ पे अगर वो ऑडिट करके ये बोल देगा कि हाँ 10 मतलब 10 ही है, तो क्या हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल. और थर्ड पॉइंट क्या बोला?
एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतनी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करो, इंपॉर्टेंट जो भी है उसको स्किप नहीं करना है। तो अल्टीमेटली वही बात है कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक और चीज बोली है, दोनों बातों के लिए इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल भी हो सकती है और अदरवाइज मतलब कॉस्ट वाली, नॉन फाइनेंशियल वाली, लॉ वाली, वो सब भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या बोला है, देयर शुड बी क्राइटेरिया या फिर स्टैंडर्ड्स। अच्छा आपको एक प्रोसेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले कुछ भी कर लोगे क्या, कि सबसे पहले हमने ओपिनियन फॉर्म कर लिया फिर चेकिंग कर रहे हैं? क्या तरीका सही है कि पहले एग्जाम दे दिया फिर पढ़ रहे हैं? एक स्टेप हो, अरे नहीं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, टेस्ट है ना, पहले पहले टेस्ट देंगे हम लोग, हाँ, फिर देखेंगे अच्छा ये क्वेश्चन आया ना, अब घर जाके उसको पढ़ेंगे। तो क्या सही है? तुम्हारे लिए सही हो सकता है पर यहाँ पे सही है क्या? नहीं। तो आपके लिए ऑडिट करने का प्रॉपर प्रोसेस गिवन है, तरीके गिवन है, स्टैंडर्ड्स गिवन है। अब ये बनने क्या पढ़ा, ऐसे होते हैं नहीं होते हैं, वो आपको मानते हुए क्या करनी है, ऑडिट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, क्या फॉर्म करना है, फैक्ट या ओपिनियन? क्या फॉर्म करोगे? ओपिनियन फॉर्म करोगे, किसके ऊपर? जो आपने चेकिंग करा है। तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन को चेक किया उसके ऊपर आप क्या फॉर्म करोगे, ओपिनियन, और क्या बताओगे क्या वो बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या फिर नहीं दे रही है। और नेक्स्ट क्या है, आपकी एग्जामिनेशन कैसी होगी? इंडिपेंडेंट मतलब बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होनी चाहिए। और आपका ऑडिटर कैसा होना चाहिए? कि कॉम्पिटेंट क्या होता है भाई? कॉम्पिटेंट है केपेबल। बहुत बड़ी कंपनी है और कोई नया नया बंदा बना है 20 अटेम्प्ट के बाद, ऑडिटर। हाँ, अब वैसे तो हम कह सकते हैं कि उसके पास में काफी होगा, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है क्या? तो यहाँ पे ऐसा क्या हमेशा पॉसिबल है कि आपके पास अगर जैसे सीए आप हो तो इसका मतलब क्या आप हर एक बड़ी कंपनी की ऑडिट कर सकते हो क्या बिगिनिंग में? नहीं, आपको एक्सपीरियंस भी तो चाहिए होता है ना। तो आपको ये चेक करना है कि क्या जो ऑडिट आपके पास में आई है, आपके पास क्या उतना टाइम है करने के लिए, क्या इतना एक्सपीरियंस है करने के लिए या नहीं है। ऐसे नहीं कि पैसे आ रहे हैं तो बस आंख बंद करके हाँ बोल दिया कि कैसे भी कर लो पैसे मिलेंगे, वो काम करना है क्या? वो काम नहीं करना है। नेक्स्ट क्या बोला, क्वालिफाइड तो वो होगा ही और इंडिपेंडेंट भी होगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलो बाकी कल करेंगे।